हेलो माय फ्यूचर डॉग्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो इन दिस टुडेज शॉर्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजी दैट हाउ कैन वी स्टडी अबाउट दिस चैप्टर दैट इज नोन एज एनिमल किंगडम। ठीक है, किस तरीके से हम ये चैप्टर स्टडी करेंगे, क्या क्या इसमें हमने चीजें हैं जो कि ध्यान में रखनी है ताकि हम इस चैप्टर को स्मार्टली एंड इफेक्टिवली स्टडी कर सके। ठीक है, तो बेसिकली हमारा मोटो यही है कि क्योंकि ये चैप्टर क्या है, काफी वास्ट चैप्टर है ना, काफी वास्ट चैप्टर है। और अगर मैं प्रीवियस 20 इयर्स की बात करूं तो क्वेश्चंस जो हैं वो वेरी करते हैं। इन द प्रीवियस 20 इयर्स का अगर क्वेश्चंस पेपर आप देखें तो उसमें एवरेज जो मैं मान के चल रहा हूं वो 2 to 3, कभी कभार 4 क्वेश्चंस, ये तो है ही। लेकिन इन क्वेश्चंस का नंबर 7 to 8 भी हुआ है। तो इतना ज्यादा ये फ्लक्चुएशन इसका कंटेंट में है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसमें है। ठीक है, और लेकिन क्योंकि ये चैप्टर काफी वास्ट है तो इतना ज्यादा टाइम टेकिंग ये चैप्टर बन जाता है कि हमें ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि किस तरीके से ये चैप्टर पढ़े। तो वही मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से हम इस चैप्टर को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो एनिमल किंगडम में सबसे पहले अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि आपने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी हुई है। पहली चीज आप क्या पढ़ते हो, इसमें कुछ क्राइटेरियाज पढ़ते हो, जिसके बेसिस पे हम एनिमल किंगडम के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाइंग कैटेगरीज हैं, उनको क्या कर देते हैं, सेपरेटली उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो क्राइटेरियाज हम पढ़ते हैं। दूसरी और क्या चीज हम इसमें देखते हैं, वी स्टडी इन द डिटेल ऑफ फाइलम्स एंड द क्लासेस। जो भी इसके अंदर टेक्सोनॉमिकल दीज पर्टिकुलर कैटेगरीज आती हैं, चाहे वो फाइलम हो चाहे वो क्लास हो। ठीक है, तो इन सब की हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है ना, तो यही हमने यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि क्राइटेरिया हम किस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, क्राइटेरिया किस तरीके से इसका डील कर सकते हैं। तो एनिमल किंगडम के अंदर जो क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाता है उसको, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या, नाम से वैसे पता ही चल रहा है कि कुछ बेसिस हैं, कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं क्लासिफाई करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो ये जैसे क्राइटेरियाज अगर हम बोल रहे हैं ना तो वो इसी के लिए बोल रहे हैं। तो अगर हम इजी वे में इसको समझना चाहें तो जैसे मैं अगर बात करूं कि दिस एनिमल किंगडम बिलोंग्स टू क्लास 11th, नॉट क्लास 12th। तो ये जो क्लास है, चाहे वो 11th है 12th, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। ठीक है ना, कि भाई ये चैप्टर किसका है, 11th क्लास का। तो ये एक तरीके से इसका क्या हो गया, एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। ये चैप्टर इस 11th क्लास का क्या है, एक क्राइटेरिया है। ठीक है ना, उसी तरीके से यहां पर एनिमल किंगडम के अंदर भी हमारे पास क्या आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज आते हैं। सबसे पहला अगर क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो दैट इज द लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब आप सोचोगे ये क्या है, वैसे तो नाम से पता चल रहा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, है ना। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी बनी होती है वो कुछ ना कुछ उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जो कि which can perform all the physiological function, all the physiological functions। ठीक है ना। अब आप सोचोगे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी तो हमने पढ़ी थी, जिसको कि हम सेल नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि ऐसा वो पर्टिकुलर यूनिट होनी चाहिए जो कि सारे के सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करे। ठीक है ना, वो सेल भी हो सकती है, सेल से ऊपर अगर हम चलें तो टिश्यू भी तो हो सकता है, टिश्यू से ऊपर एक कैटेगरी और हम चलें तो ऑर्गन भी तो हो सकता है, ऑर्गन से एक लेवल अप और चले हम तो ऑर्गन सिस्टम भी तो हो सकता है। हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास
लेवल्स आते हैं ना, दीज आर नोन एज द लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि सेल से भी छोटी क्या कोई लेवल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सेल के अंदर का जो कंटेंट है दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। वो प्रोटोप्लाज्म भी अपने आप में क्या है? एक लेवल है। तो हम जो इस क्राइटेरिया को पढ़ते हैं वो यहीं से पढ़ते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्लियर है? ये सारे क्राइटेरियाज हम इस पर्टिकुलर फर्स्ट कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं, दैट इज द लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले के पास में, दैट इज द प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। अब प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का मतलब क्या? दैट पर्टिकुलर प्रोटोप्लाज्म हैज द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन, वेदर इट इज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और एनीथिंग, राइट? दैट पर्टिकुलर प्रोटोप्लाज्म इज परफॉर्मिंग दैट दोज फंक्शंस। ठीक है, इसीलिए उसका लेवल हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। तो ये देखने को मिलता है हमें प्रोटोजोन्स में। प्रोटोजोन्स का जो बॉडी का लेवल होता है वो कैसा है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म सेल से भी एक लेवल डाउन है। तो इसीलिए इस लेवल को कभी कभार हम लोग ए सेलुलर लेवल भी बोल देते हैं। ए सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ए सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोला? क्योंकि सेल नहीं, प्रोटोप्लाज्म is performing all the physiological function in the case of protozoa। क्लियर है? ठीक है। सेकंड जो हमने बात की थी, सेलुलर लेवल। ठीक है, सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल मतलब क्या? सेल हैज द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी हमें देखने को मिलती है, ये सेलुलर लेवल जो देखने को मिलता है, ये सबसे पहला जो हमारे पास फाइलम आता है ना एनिमल किंगडम का, दैट इज द स्पॉन्जेस या फिर पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर जो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि स्पॉन्जेस वगैरह आते हैं, सारे के सारे क्या आते हैं? स्पॉन्जेस वगैरह। तो उनका जो लेवल है दैट इज द सेलुलर लेवल। क्लियर है? इससे ऊपर हम और चलते हैं, दैट इज द टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल का मतलब क्या? द टिश्यू हैज द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, इसमें पोरीफेरा के बाद वाला फाइलम जो है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा। एंड क्योंकि एक पर्टिकुलर माइनर फाइलम है जो कि पहले सीलेंट्रेटा के अंदर था, बाद में उसको अलग करके सेपरेट फाइलम बनाया गया, दैट इज द टीनोफोरा। वो भी, उसके पास भी यही लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है ना? दैट मीन्स that particular Coelenterata Ctenophora having the tissue level of body organization। क्लियर है? अब यहां पे आता है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये जो पोरीफेरा है ये भी तो एनिमल किंगडम में आ गया, भले ये प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के अंदर आया, लेकिन पोरीफेरा तो इसके अंदर आया ना, आपका एनिमल किंगडम के अंदर। तो इसमें हमने टिश्यू लेवल क्यों नहीं बोला, जबकि बहुत सारी सेल्स होंगी यहाँ पे प्रेजेंट, तो बहुत सारी सेल्स मिलकर ये तो टिश्यू बनाती हैं, तो क्यों नहीं यहां पर टिश्यू लेवल बोला गया? इसलिए नहीं बोला गया बिकॉज सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स मैनर। ठीक है ना? जो यहां पे पोरीफेरा के पास प्रेजेंट होते हैं वो टिश्यू नहीं बनाता, वो क्या बनाता है? लूज सेल एग्रीगेट बनाता है। ठीक है, टिश्यू लेवल यहां पे एब्सेंट है। मल्टी सेलुलर होने का मतलब ये नहीं है कि टिश्यू होगा। टिश्यू के लिए स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है। क्या डेफिनेशन होती है? द ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर और डिसिमिलर फंक्शन बट दे शुड हैव द सिमिलर ऑरिजिन। ठीक है, लेकिन यहां पर टिश्यू लेवल नहीं है, इसीलिए इनका जो लेवल आया है वो क्या आया है? सेलुलर लेवल। क्लियर है? फोर्थ पे चलते हैं, दैट इज द ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई ऑर्गन हैविंग द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दैट मींस द ऑर्गन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट
of their body to perform all the physiological function. ठीक है, तो ये देखने को मिलता है हमें आफ्टर दिस सिलेंट्रेटा टिनोफोरा के बाद जो फाइलम आता है दैट इज द प्लैटीहेल्मिन्थीज. प्लैटीहेल्मिन्थीज. तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से हम सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं. पहला फाइलम पोरीफेरा जिसमें कि सेलुलर लेवल, दूसरा फाइलम सिलेंट्रेटा, उसी के अंदर पहले टिनोफोरा था, बाद में उसको अलग किया गया, लेकिन इसके ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सिलेंट्रेटा से मैच करते हैं एक्सेप्ट द नीडोब्लास्ट. वो हम बाद में बात करेंगे जब इस फाइलम को पढ़ेंगे. तो सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल, उसके बाद वाला फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज, उसमें ऑर्गन लेवल. नेक्स्ट जो इस फाइलम के बाद आएगा ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. और प्लैटीहेल्मिन्थीज के बाद कौन सा फाइलम, एस्कहेल्मिन्थीज. देन एस्कहेल्मिन्थीज हैविंग द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट एज ऑर्गन सिस्टम. ठीक है ना. एस्कहेल्मिन्थीज के बाद जितने भी फाइलम्स आएंगे, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम इज द मोस्ट डेवलप्ड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं. तो भाई एस्कहेल्मिन्थीज के बाद जितने भी फाइलम्स आएंगे ऑनवर्ड सब में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है. एस्कहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड, एस्कहेल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, एवरीवन विल हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, क्लियर. यहां तक आपको ये क्लियर होना चाहिए. ठीक है ना. नेक्स्ट एक और इसी तरीके का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला क्राइटेरिया देख लेते हैं. दैट इज द सिमेट्री. सिमेट्री. ठीक है भाई, सिमेट्री हम किसको बोलते हैं, व्हेन जब कोई भी प्लेन हम क्या करते हैं, सेंटर से पास करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के. सपोज दिस इज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, इस तरीके का कोई ऑर्गेनिज्म है ना, और इसके सेंटर से हम कोई प्लेन पास कर रहे हैं जो कि इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है. अगर ये मिरर इमेज की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो तब हम बोलेंगे ये सिमेट्रिकल है. ठीक है. अदरवाइज इफ दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ मिरर इमेज देन दे आर नॉट सिमेट्रिकल. ठीक है. तो यहां पर ये जरूरी होता है कि अगर हम सेंट्रल एक्सिस से एक प्लेन पास करें जो कि इसकी बॉडी को दो इक्वल हाफ में कट करे, तो मिरर इमेज की फॉर्मेशन होनी चाहिए, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होने चाहिए. ठीक है. मॉर्फोलॉजिकली दे शुड बी अपीयर सिमिलर. ठीक है ना. तो ये ध्यान में रखना पड़ता है आपको. तो अगर सपोज नहीं हो रहा तो उसको तो हम क्या बोल देंगे, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म. अगर मिरर की फॉर्मेशन नहीं हो रही जैसे कि ये है भाई, अगर इसको आप देखोगे बहुत ही अच्छे से देखोगे तो ये क्या है, ये बिल्कुल भी इसका मिरर इमेज नहीं है. लेकिन अगर मैं बोलूं ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है ये. ठीक है. सपोज दिस इज द सॉलिड स्फेयर. ठीक है. आप इसको ये मत सोचना है कहीं कहीं पे हॉलो है. दिस इज सॉलिड स्फेयर. ठीक है. तो ये अगर मैं इसको इस तरीके से एक सेंट्रल एक्सिस से प्लेन पास करूं, यहां से एक प्लेन पास करूं, यहां से एक प्लेन पास करूं, तो एवरी प्लेन इज कटिंग इट्स बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ. तो मतलब मिरर इमेज है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिमेट्रिकल. क्या बोल देंगे, सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म. सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म. लेकिन ये सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म या सिमेट्री भी दो टाइप की हो सकती है. ठीक है. वो दो टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्लेन्स. अगर ओनली एक ही प्लेन है जो कि इस कोई भी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, व्हेन द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाफ बाय ओनली वन प्लेन, देन इट विल बी कॉल्ड एज बाइलैटरल सिमेट्री. क्या बोलेंगे उसको, बाइलैटरल सिमेट्री. इफ there are two or more than two planes which are cutting a particular organism body into two equal half, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रेडियल सिमेट्री. क्या बोल देंगे, रेडियल सिमेट्री. जैसे कि ये सॉलिड स्फीयर, इसमें कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3. इस तरीके से भी तो कर सकता हूं एक और प्लेन पास. ठीक है. तो ये क्या कहलाएगा, रेडियल सिमेट्रिकल. अगर सपोज कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जैसे कि ये है, सपोज दिस ऑर्गेनिज्म, इस तरीके का कोई ऑर्गेनिज्म है,
ठीक है, तो इसको अगर मैं सेंट्रल एक्सिस से एक प्लेन पास करूं और ये दो इक्वल हाफ में इसको डिवाइड करे, तो ये एक ही प्लेन है ऐसा। अगर मैं यहां से कोई प्लेन पास करता हूं तो क्या है, वो उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा? नहीं कर पाएगा। एक ही तो प्लेन है ऐसा जो इसकी मिरर इमेज बना सकता है ना। तो ये क्या कहलाएगा? बायलैटरल सिमेट्री। दैट मीन्स ओनली वन प्लेन कैन कट an organism's body into two equal या two identical halves। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा रेडियल में? टू और मोर देन टू planes can cut an organism body into two identical half। ठीक है, सिंपल सा। अब इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं आपने। वैसे तो अगर आप फाइलम पढ़ोगे उसमें ऑर्गेनिज्म आप देखोगे, उसका डायग्राम देखोगे तो आपको इजीली पता चल ही जाएगा। जैसे अगर मैं सपोज ये फिश बोलूं तो ये फिश को आप इजीली बता सकते हो कि भाई एक प्लेन ऐसे मैं पास कर सकता हूं तो यही दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। ऐसे पास करूंगा तो नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस दोनों अलग हो जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख करके आप क्या कर सकते हो, किसी उसको प्लेन पास करवा कर तो उसको दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि सपोज दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ये सपोज है ना, ये एक स्केच है। सपोज कोई ह्यूमन है, सपोज मैं ही हूं ये, ठीक है। इसमें मैं क्या करूं, सेंट्रल एक्सिस कौन सा? ये भी हो सकती है सेंट्रल एक्सिस, ये भी हो सकती है, ठीक है। तो कितनी प्लेन यहां पे बनेंगे जो कि इसको दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दे? भाई एक ही प्लेन दिख रहा है मेरे को, तो ये वाला प्लेन है जो कि इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है। लेफ्ट वाला आइडेंटिकल हाफ एंड द राइट वन, राइट आइडेंटिकल हाफ। अगर मैं इसको ऐसा करना चाहूं तो ये कहां से सिमिलर दिखेगा? नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। तो ओनली वन प्लेन इज देयर विच कैन कट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, लेफ्ट एंड राइट। देन दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर विल बी हैविंग बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो एग्जाम्पल ध्यान में रखने आपने रेडियल एंड बायलैटरल के। जो बायलैटरल है उसमें प्लैटीहेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेटा तक, प्लैटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा, सब में क्या देखने को मिलेगा हमें? बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। जबकि रेडियल सिमेट्री हमें किसमें देखने को मिलेगी? सिलेंट्रेटा, टीनोफोर, इकाइनोडर्म्स। सिलेंट्रेटा जिसमें कि जेलीफिश आएगी आपकी, ठीक है, टीनोफोरा एंड एडल्ट्स ऑफ इकाइनोडर्म्स जिसमें कि आपकी स्टारफिश आएगी। ठीक है, तो इसको हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास क्या आएगा, जैसे जैसे हमारे पास जो फाइलम आएगा उसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो वो हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है ना।